हाय फ्रेंड्स, मैं धीरेन्द्र कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डीके क्लासेज ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सेकेंड मैथ के एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सर्वांग क्षमता की दशाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको सवालों में दे दिया जाता होगा कि विभिन्न आकृतियाँ दी जाती हैं, उनमें कहा जाता है आपको कि किसी कोण को किसी कोण के बराबर कीजिए, किसी भुजा को किसी भुजा के बराबर कीजिए। तो ऐसी स्थितियों में अगर आपको सर्वांग क्षमता की दिशाओं के बारे में जानकारी नहीं है तो आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल नहीं कर सकते हैं। तो उन प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वांग क्षमता की दिशाओं की जानकारी आपको बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आज हम सर्वांग क्षमता की दिशाओं का टॉपिक लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए हम देखते हैं कि सर्वांग क्षमता की दिशाएँ क्या हैं। तो सर्वांग क्षमता की दिशाओं की जानकारी लेने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि सर्वांग सम के बारे में, कि सर्वांग सम क्या है। तो सर्वांग सम की अगर बात करें हम, तो सर्वांग सम का मतलब होता है कि यदि कोई दो आकृतियाँ, चाहे वो दो त्रिभुज हो, दो वृत्त हो, दो चतुर्भुज हो, यानी कोई भी दो आकृतियाँ, यदि कोई दो आकृतियाँ एक दूसरे को अपने अंदर पूरी तरीके से समाहित कर लेती हैं, यदि कोई दो आकृतियाँ एक दूसरे को अपने अंदर पूरी तरीके से समाहित कर लेती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? सर्वांग सम कहते हैं। ठीक। अब अगर बात की जाए सर्वांग क्षमता की दिशाओं की, तो ध्यान दीजिए, सर्वांग क्षमता की दिशाएँ जो होती हैं वो चार प्रकार की होती हैं। सर्वांग क्षमता की चार दशाएँ होती हैं। सर्वांग क्षमता कितनी दशाएँ होती हैं? चार दशाएँ होती हैं। और अगर सर्वांग क्षमता के चिन्ह की बात की जाए तो सर्वांग सम का ये चिन्ह होता है, ये आपका सर्वांग सम का चिन्ह होता है। तो सर्वांग क्षमता की चार दशाएँ होती हैं और किसी भी आकृति को सर्वांग सम करने के लिए हमें केवल तीन दशा की आवश्यकता पड़ती है। तो सर्वांग क्षमता की इन चार दशाओं में से अगर आप कोई भी तीन दशा फॉलो करते हैं तो जो आकृति आपकी होती है वो सर्वांग सम हो जाती है। और अगर आकृति आपकी सर्वांग सम हो जाती है तो उसमें जितनी भी स्थितियाँ होती हैं वो सब क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। मतलब आप किसी भी भुजा के बराबर कर सकते हो, किसी कोण को किसी कोण के बराबर कर सकते हो। तो आइए देखते हैं सर्वांग क्षमता की दशाएँ क्या क्या होती हैं। तो देखते हैं पहली दशा, सर्वांग क्षमता की पहली दशा। पहली दशा, तो सर्वांग क्षमता की पहली दफा क्या है? एक चीज़ और याद रखिए, सर्वांग क्षमता की दफा जो होती है हमेशा यानी कि दो आकृतियों पर निर्भर करती है। वो चाहे दो वृत्त हो, चाहे दो त्रिभुज हो, चाहे दो चतुर्भुज हो, मतलब कोई भी दो आकृति हो, उन दो आकृतियों में ही यानी कि सर्वांग क्षमता की दफाएँ मतलब प्रयोग की जाती हैं। तो पहली दफ़ा जैसे मान लीजिए हम किन्हीं दो त्रिभुजों में देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे दो त्रिभुज हैं, पहले त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरे त्रिभुज का नाम है PQR। ये आपके दो त्रिभुज हैं। तो सर्वांग क्षमता की जो पहली दफ़ा है वो कुछ इस प्रकार है कि यदि दो त्रिभुजों में से, जैसे ये त्रिभुज ABC है और ये त्रिभुज PQR है, इन दोनों त्रिभुजों में तीन तीन भुजाएँ हैं और तीन तीन कोण हैं। मतलब इसके भी तीन कोण, इसके भी तीन कोण और तीन भुजाएं हैं। तो पहली दफ़ा आपकी ये है कि यदि दो त्रिभुजों में से पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। ये आपकी पहली दफ़ा है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि यदि दो त्रिभुजों में से पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं तथा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग बराबर हों तो त्रिभुज आपके क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। ये आपकी पहली दफ़ा है। दूसरी दफ़ा देख लेते हैं। दूसरी दफ़ा क्या है? सेम उसी प्रकार, यदि दो त्रिभुजों में से पहले त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण आपस में अलग अलग बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। एक बार पुनः देखते हैं कि यदि दो त्रिभुजों में से पहले त्रिभुज के तीनों कोण तथा दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण आपस में अलग अलग बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये आपका दूसरा नियम है। फिर तीसरा नियम क्या है? तीसरी दफ़ा क्या है? सेम इसी प्रकार तीसरी दफ़ा क्या है कि यदि दो त्रिभुजों में से पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण और दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण आपस में अलग अलग बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये आपकी तीसरी दफ़ा है। फिर से एक बार देखते हैं कि यदि दो त्रिभुजों में से पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण तथा दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण आपस में अलग अलग बराबर हो तो त्रिभुज आपके क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। ये आपका दूसरी दफ़ा है।
फिर तीसरी दफ़ा की अगर बात की जाए, चौथी दफ़ा, अगर चौथी दफ़ा की बात करें हम, तो चौथी दफ़ा क्या है आपकी कि यदि दो त्रिभुजों में से अभी आप इसमें क्या किए थे, दो भुजा और एक कोण किए थे, सेम इसी का अपोजिट इसमें, यदि दो त्रिभुजों में से पहले त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा तथा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा आपस में अलग अलग बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। एक बार पुनः देखते हैं कि यदि दो त्रिभुजों में से पहले त्रिभुज की दो कोण और एक भुजा तथा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा आपस में अलग अलग बराबर हों तो त्रिभुज आपके सर्वांगसम होते हैं। ठीक, ये आपकी चारों दफ़ाएं हैं। और एक खास बात, जैसे हम इसमें दो भुजा और एक कोण दिए हैं, इसमें भी दो भुजा और एक कोण दिए हैं, तो जरूरी नहीं कि आप भी यही दो भुजा और यही वाला कोण लें। आप ये दोनों भुजाएं भी ले सकते हैं, ये दोनों भुजाएं भी ले सकते हैं, कोई भी कोण ले सकते हैं। सेम इसी प्रकार इसमें भी कोई दो भुजा कोई दो कोण आप ले सकते हैं। ठीक है ना। अगर अभी इनके 60 फार्म की बात की जाए तो इनका यानी कि 60 रूप से याद करने का तरीका क्या है। इनका 60 रूप से याद करने का तरीका जो होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि जैसे पहली दफ़ा में आपने क्या किया था कि इसमें तीनों भुजाएं, मतलब इसकी तीनों भुजाएं और इसकी तीनों भुजाएं जब आपस में अलग अलग बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो भुजा की अगर बात की जाए तो भुजा को जैसे हम क्या लिखते हैं, यस से लिखते हैं, तो यस 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 भी आप कह सकते हो। दूसरे दफ़ा में आप ए भी कह सकते हो। तीसरे नियम में आप क्या कह सकते हो, यस ए यस कह सकते हो। और चौथी दफ़ा में आप ए यस ए कह सकते हो। अर्थात जब पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। दूसरी दफ़ा में यदि पहले त्रिभुज के तीनों कोण और दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण आपस में अलग अलग बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि पहले त्रिभुज के दो भुजाएं और एक कोण तथा दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण आपस में अलग अलग बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। और चौथी दशा में यदि पहले त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा तथा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा आपस में अलग अलग बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये आपका 60 रूप है। इस 60 रूप से यानी 60 तरीके से आप इसे आसानी से हल कर सकते हो। यस 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 ए यस ए यस ए यस ए, ये आपके 60 काम होते हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी सर्वांगसमता की 4 दशाएँ होती हैं। इन सवालों में आप इनमें से किन्हीं भी 3 नियम का प्रयोग करके उस आकृति को सर्वांगसम कर सकते हो। और अगर आपने एक बार आकृति को सर्वांगसम कर लिया तो उसमें जितनी भी भुजाएं होती हैं और जितने भी कोण होते हैं सब एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो आप किसी को भी किसी के बराबर कर सकते हो। ये इतना आपका सिस्टम होता है इसमें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे।